वेलकम डियर। तो कैपेसिटेंस वाला चैप्टर हम पढ़ रहे थे और कैपेसिटेंस वाले में वी हैव डिराइव्ड कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर एंड सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो टुडे वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड in a capacitor. Work done to transfer charge from one plate of capacitor to another is stored in the form of energy between the plates of capacitor. एनर्जी बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। देखिए, सोर्स ऑफ ईएमएफ या सेल क्या काम करता है भाई? सोर्स ऑफ ईएमएफ या सेल क्या काम करता है? इस प्लेट से ये इलेक्ट्रॉन लेगा, क्यों? ये पॉजिटिव है, और इस पे दे देगा। तो इससे एक इलेक्ट्रॉन अगर लिया तो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, और ये कनेक्टिंग वायर है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया। दूसरा लिया, एक पॉजिटिव और क्रिएट हो गया, और इस तरीके से आपने देखा ये चार्जिंग का प्रोसेस इस सेल के द्वारा चलता है। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस प्लेट एंड ट्रांसफर इट टू द अनदर प्लेट। तो ड्यूरिंग चार्जिंग क्या क्या हो रहा है भाई? अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है तो करंट भी फ्लो कर रहा है। कितनी बातें हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं ड्यूरिंग चार्जिंग। ड्यूरिंग चार्जिंग क्या क्या हो रहा है? देखिए, ड्यूरिंग चार्जिंग जब कैपेसिटर की चार्जिंग हो रही है तो क्या हो रहा है? सेल अपनी तरफ से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दे रही है, इसी की प्लेट से इलेक्ट्रॉन लिया और इसी को दे दिया। कैपेसिटर की पी प्लेट से इलेक्ट्रॉन लिया और क्यू पे दे दिया, और ये जब चार्जिंग हो रही है तो करंट भी फ्लो कर रहा है, करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। चार्जिंग जब हो रही है इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। चार्जिंग जब हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मालूम ही है, ई इसके पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स वेयरिंग ड्यूरिंग चार्जिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड between the plates वेयरिंग। क्यों भाई? इसका पॉजिटिव चार्ज लगातार बढ़ता जाएगा, इसका नेगेटिव बढ़ता जाएगा। चार्ज डेंसिटी प्लेट की सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, जो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए जो होता है सिग्मा, चार्ज डेंसिटी ऑफ द प्लेट्स, चार्ज डेंसिटी each plate varying potential difference between the plates varying। ये क्वांटिटी वेरिएबल हैं ड्यूरिंग चार्जिंग। ड्यूरिंग चार्जिंग इसमें कितने टाइप की एनर्जी है इस पूरे सर्किट में? बिटवीन द प्लेट्स
energy between the plates during charging. During charging, energy between the plates. Energy between the plates of capacitor. Between the plates of capacitor. Energy between the plates of capacitor is electrical as well as magnetic. इलेक्ट्रिकल एज वेल एज मैग्नेटिक. क्यों भाई, आपने क्या बोला? फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ड्यूरिंग चार्जिंग वेरिएबल है, एंड वेरिएबल फील्ड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड. वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड. वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड. जब फील्ड बिटवीन द प्लेट्स वेरिएबल है तो यहीं से आपके पास कंसेप्ट आ गया. आपने कहा करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट. तो जो बच्चे 10th में पढ़ चुके हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, वो कहते हैं वी रिक्वायर क्लोज्ड पाथ फॉर द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट. तो सर यहाँ तो प्लेट आपने ओपन दिखा रहे, बीच में गैप है, तो क्लोज्ड पाथ कहाँ पे बना? तो ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर को ये मैक्सवेल ने मॉडिफाई किया था एम्पियर सर्किट लॉ को. तब उसने ये कंसेप्ट दिया था डिस्प्लेसमेंट करंट का, कि आउटसाइड द सर्किट कनेक्टिंग वायर के थ्रू तो कंडक्शन करंट है ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. लेकिन जिसके दिमाग में ये बात आ जाएगी कि सर ये तो बीच में गैप है, आपने तो 10th में सिखाया था करंट इलेक्ट्रिसिटी में एसेंशियल कंडीशन फॉर द फ्लो ऑफ करंट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर एंड क्लोज्ड पाथ. सर यहाँ तो क्लोज पाथ बना ही नहीं, दो प्लेट के बीच में गैप है. तो ये कंसेप्ट जब हम ईएम वेव पढ़ेंगे, उसका नाम ईएम वेव भी दिया, कि जहां पे वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड. इसका एक नया नाम दिया था डिस्प्लेसमेंट करंट, जिसको ईएम वेव भी बोलते हैं. कि ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर करंट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज डिस्प्लेसमेंट करंट और ईएम वेव. बिकॉज during charging variable electric field produces magnetic field which produces in a direction perpendicular to the electric field. तो varying electric and magnetic field produce EM wave. तो यहीं से कंसेप्ट वायरलेस कम्युनिकेशन का आया था. डिटेल में हम EM वेव में पढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि ये बातें आ गई ड्यूरिंग चार्जिंग करंट कैसे फ्लो कर रहा है, 10th में तो आपने सिखाया था कि क्लोज पाथ होना चाहिए, यहाँ तो गैप आ गया प्लेट्स के बीच में, तो इसलिए मेरे को ये बात यहाँ पे बतानी पड़ रही है. तो ड्यूरिंग चार्जिंग कंटिन्यूअस फ्लो फॉर द करंट इज कंडक्शन करंट आउटसाइड द प्लेट्स एंड डिस्प्लेसमेंट करंट बिटवीन द प्लेट्स. और कंप्लीट बनता है I+ID. हम ईएम वेव वाले चैप्टर में इसको प्रूव भी करेंगे. तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि इस तरीके से ड्यूरिंग चार्जिंग करंट फ्लो कर रहा है. कितने टाइप की एनर्जी स्टोर है ड्यूरिंग चार्जिंग? इलेक्ट्रिकल भी है, मैग्नेटिक भी है. इस पूरे सर्किट में कितने टाइप की एनर्जी है? यहाँ पे टाइप्स ऑफ एनर्जी जब ये पूरा सर्किट हो रहा है कितनी है बताइए जरा. टाइप्स ऑफ एनर्जी इसमें कितनी है? इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, थर्मल हीट भी तो होगी जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो कोलिजन होगा, थर्मल एनर्जी. और मैकेनिकल तो है ही, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो उनके अंदर मैकेनिकल एनर्जी तो है ही. और इन सभी एनर्जी का सोर्स जो इस सर्किट में हो रहा है, भाई करंट फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड भी बनता है, फ्लोइंग करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक एनर्जी भी है भाई, जब करंट फ्लो करेगा तो हीट भी प्रोड्यूस होगी कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण. थर्मल एनर्जी भी है भाई, और मैकेनिकल तो है ही, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं. तो इन सब का सोर्स क्या है भाई? सोर्स ऑफ ऑल दीज एनर्जी केमिकल एनर्जी. सोर्स ऑफ ऑल दीज एनर्जी केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द सेल. इन सब यहाँ पे जितनी भी टाइप की एनर्जी प्रोड्यूस हुई उन सब का सोर्स सेल है.
तो जब आपसे कोई कंफ्यूज करने के लिए पूछे कि बोल रहे हो कि सेल कोई काम नहीं कर रहा, सेल तो इन्हीं के इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करवा रहा है, इधर पहुंचा रहा है, तो जब सेल अपनी तरफ से ना तो इलेक्ट्रॉन लेता ना देता तो सेल डिस्चार्ज क्यों हो जाता है? तो आप बताओगे भाई जब ये प्रोसेस हो रहा है, सेल तो मैकेनिकल वर्क भी हो रहा है और वो हीट भी हो रही है, इलेक्ट्रिकल वर्क भी हो रहा है, मैग्नेटिक भी, वो किसकी कॉस्ट पे आ रहा है? वो केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द सेल पे आ रहा है। तो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज चेंजिंग इनटू अनदर, तो वो उसके कारण डिस्चार्ज हो रहा है। तो इससे बाहर आपके कोई क्वेश्चन इसमें कंसेप्ट, चार्जिंग के दौरान क्या क्या हो रहा है, चार्जिंग के दौरान करंट कैसे फ्लो कर रहा है, आउटसाइड द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर कंडक्शन करंट है जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो से है, बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर ईएम वेव डिस्प्लेसमेंट करंट है जो वेरिएबल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के कारण बन रहा है। डिटेल में हम ईएम वेव वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। कितने टाइप की एनर्जी इसमें हो रही हैं, भाई करंट फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रिकल तो है ही, करंट के चारों तरफ मैग्नेटिक भी बन रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों हैं। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो हीट एनर्जी भी है, इलेक्ट्रॉन फ्लो रहे तो भाई वो काइनेटिक एनर्जी वो तो है ही है, तो इसमें मैकेनिकल एनर्जी भी है। इन सब एनर्जी का सोर्स जो सेल के अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर है वो है। तो सेल बेशक अपने ना तो इलेक्ट्रॉन देता ना लेता, तो डिस्चार्ज इसलिए हो रहा है कि इतना वर्क जो कर रहा है, वर्क के कॉस्ट पे ही वर्क हो रहा है, एनर्जी के कॉस्ट पे एनर्जी वे प्रोड्यूस हो रही है, तो इसलिए उसका लॉस होता है केमिकल का। तो ये तो था व्हेन इट इज ड्यूरिंग चार्जिंग। और ये चार्जिंग का प्रोसेस कब तक चलेगा? ये चार्जिंग का प्रोसेस जब तक सेल का वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट ऑफ द सेल और सोर्स ऑफ ईएमएफ बिकम इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स पी एंड क्यू, इन दो का पोटेंशियल डिफरेंस इसके बराबर होगा, तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। when cell is fully charged, when capacitor is fully charged, when capacitor is fully charged, जब वो fully charged हो गया, fully charged हो गया, तो बाकी सारी जो टर्म्स हैं इसके साथ करंट जीरो हो जाएगा। नाउ नो करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। जब करंट नहीं हो रहा तो अंदर डिस्प्लेसमेंट करंट भी जीरो आएगा, बाहर का कंडक्शन करंट भी जीरो होगा। जब ये फुल्ली चार्ज हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स कांस्टेंट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स कांस्टेंट, प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर कांस्टेंट, चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट, चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, फील्ड बिटवीन प्लेट्स कांस्टेंट। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो इट विल नॉट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। तो यहां पे व्हेन कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज, एनर्जी stored between the plates is purely electrical energy. Energy stored between the plates of capacitor, plates of capacitor, purely electrical energy, purely electrical। तो ये इतने कॉन्सेप्ट इसमें चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में आपको यूज करने हैं, इसमें आपको बातें सारी पता होनी चाहिए कि सेल एक प्लेट से दूसरे पे चार्ज ट्रांसफर करता है, तो जो जो टर्म आएंगी, चार्ज डेंसिटी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स क्या होगा, वो वेरिएबल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, कितने टाइप की यहाँ पे एनर्जी होगी, ड्यूरिंग चार्जिंग प्लेट्स के बीच में कितने फॉर्म की एनर्जी होगी, इलेक्ट्रिकल एज वेल एज मैग्नेटिक। तो इससे बाहर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो ये था कॉन्सेप्ट, इससे रिलेटेड अब हम डेरिवेशन करते हैं। चार्जिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या है, ये हमने सब बातें, ड्यूरिंग चार्जिंग क्या क्या होगा, इन सब टर्म्स पे इफेक्ट, इन क्वांटिटीज पे क्या इफेक्ट होगा, और चार्ज होने के बाद क्या होगा। तो जो अभी हमने बोला, जो वर्क डन है, सेल के द्वारा जो वर्क डन हो रहा है,
इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने का एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे। मैं एक्चुअल में तो भाई इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करते हैं सर्किट में। आप वैसे यूं भी बोल सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, और एक्चुअल में हो क्या रहा है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं इसमें सारे। तो ड्यूरिंग चार्जिंग आपको मालूम ही है, तुमने खुद बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स वेरिएबल होगा जब तक चार्जिंग चल रही है। तो एट एनी इंस्टेंट, ये अब हम डेरिवेशन कर रहे हैं, डेफिनेशन तो बता दिया, वर्क डन टू ट्रांसफर चार्ज फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर by the source of EMF is stored in the form of energy between the plates of capacitor. So at any instant, let Q be the value of charge at any instant, Q be charge on the plate, V be its potential। उस इंस्टेंट पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में V है, तो V इज इक्वल टू Q बाई C होता है। C वेयर C इज कैपेसिटी ऑफ दिस कैपेसिटर, जो हमने ले रखा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो एट दिस इंस्टेंट V इज इक्वल टू Q बाई C। इस पोटेंशियल डिफरेंस पे इफ यू ऐड dq चार्ज, स्मॉल वर्क डन इन ट्रांसफरिंग चार्ज dq एट V, इस वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे अगर हम और चार्ज ट्रांसफर करें तो स्मॉल वर्क डन क्या हो जाएगा भाई, V dq। और dw टोटल वर्क डन निकालने के लिए हम क्या कर देंगे भाई, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड टू फाइंड टोटल वर्क डन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। सो W Q बाई C dq 0 टू कैपिटल Q को मैं फाइनल चार्ज लेता हूं व्हेन इट इज फुल्ली चार्ज्ड, तो C इज कांस्टेंट। हर एक को आपको सिखा रखा हमने 11th में कि dq का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, Q स्क्वायर बाई 2 0 टू Q। और जब लिमिट लगा देते हैं तो Q स्क्वायर अपॉन 2C। This work is stored in the form of energy between the plates of capacitor. This work is stored in the form of energy between the plates of capacitor। कैपेसिटर की प्लेट के बीच में एनर्जी, इसको U से लिख लेते हैं। इस फार्मूले को हम कितनी फॉर्म में लिख सकते हैं, एज Q इज इक्वल टू CV, ये V फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस है, तो देयरफॉर U C स्क्वेयर V स्क्वेयर हो जाएगा अपॉन 2C। तो आपके पास फार्मूला हो जाएगा हाफ CV स्क्वेयर। कैपिटल Q मैंने फाइनल चार्ज ले लिया, कैपिटल V मैंने फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस ले लिया, फाइनल है ये आपके पास जो इसका होंगे। Q CV को दोबारा Q लिखें और Q इज इक्वल टू हाफ QV। कैपिटल Q फाइनल चार्ज हुआ प्लेट्स पे और कैपिटल V फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस। जो स्मॉल v है मैंने किसी इंस्टेंट पे लिया था जब वो चार्जिंग हो रहा था, इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल, इंस्टेंटेनियस चार्ज, और ये फाइनल चार्ज फाइनल पोटेंशियल, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। V हमने सोर्स ऑफ ईएमएफ की वोल्टेज ले लिया था, तो जितना वोल्टेज इसका है फुली चार्ज होगा तो वही वोल्टेज तब तक चार्जिंग ट्रांसफर होगा जब तक इनका दोनों का वोल्टेज सेम ना हो जाए। अब देखिए मैंने कहा कि फाइनल चार्ज Q और फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस V,
तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन के हिसाब से तो आ जाएगा कि वर्क डन क्यू ही आना चाहिए, क्योंकि आपने पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन के हिसाब से तो ये आपने लिया V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, तो वर्क डन आपके आना चाहिए था क्यू वी, और आया कितना, आया कितना, हाफ क्यू वी। तो सेल ने तो वर्क किया क्यू वी, लेकिन प्लेट्स के बीच में स्टोर्ड हुआ हाफ क्यू वी, क्योंकि सेल ने तो V पोटेंशियल डिफरेंस तक Q चार्ज को ट्रांसफर किया। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स और 2 टर्मिनल डिफाइंड एज द वर्क डन टू सप्लाई दिस चार्ज टू थ्रू दैट पोटेंशियल डिफरेंस, तो QV आएगा, और स्टोर कितना हुआ, हाफ QV। तो यहां से हमने क्या सीखा, ओनली 50% ऑफ द एनर्जी, ओनली 50% ऑफ द energy supplied by source of EMF is stored in the form of energy between the plates of capacitor। तो बाकी कहां चली गई, रेस्ट इज डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट अक्रॉस द कनेक्टिंग वायर। क्यूवी एनर्जी सप्लाई किया था, हाफ क्यूवी स्टोर हुआ सेल के बीच में, बाकी कहां चलेगी 50% इन द फॉर्म ऑफ हीट अक्रॉस द कनेक्टिंग वायर। तो ये पूरी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, और छोटे छोटे इस पे न्यूमेरिकल आ सकते हैं। और ये कंसेप्चुअल जो मैंने जो भी टर्म्स के बारे में बताया, तो आगे एक बार फिर करेंगे जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालेंगे, तो इसकी कैपेसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, चार्ज डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, एनर्जी डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो सारे दोबारा रिपीट होंगे जब हम डाइलेक्ट्रिक वाले आर्टिकल करेंगे आगे। तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है कि बैटरी रिमेन कनेक्टेड, बैटरी रिमूव्ड आफ्टर चार्जिंग, तो वो आप इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आगे डिस्कस हम करेंगे। तो अभी मैंने एक वर्ड बोला, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या होगा, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज एनर्जी डेंसिटी। मान लिया एरिया ऑफ ईच प्लेट है और डी सेपरेशन बिटवीन द प्लेट है, तो कितनी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम स्टोर है, दैट इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी स्टोर्ड, और पूरा ही लिखना चाहें हम, थोड़ी शॉर्ट डेफिनेशन लिखता हूं मैं। इट इज डिफाइंड एज द, it is defined as energy stored per unit volume, per unit volume of capacitor। तो जो भी हमने कैपेसिटर ले रखा था, एरिया ऑफ ईच प्लेट था, डी सेपरेशन बिटवीन द प्लेट था, तो वॉल्यूम एडी हो जाएगा इसका। तो एनर्जी डेंसिटी हम कैसे लिख लेंगे, एनर्जी डेंसिटी को एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये न्यूमेरिकल वगैरह में आपके पास आ जाएंगे। एनर्जी आपने लिया हाफ CV स्क्वायर, और वॉल्यूम आपके पास हो गया AD। कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आप निकाल चुके हो, तो क्या होगा उसका कैपेसिटी का फार्मूला, एप्सिलॉन नॉट A/D आ जाता है आपके पास, इंटू AD V स्क्वायर, बिकॉज C आप कर चुके हैं एप्सिलॉन नॉट A/D, तो ये कैंसिल हो गया। तो एनर्जी डेंसिटी आपके पास आ जाती है
हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, बिकॉज ई स्क्वायर, ई क्या है भाई, v/d है। तो ये एनर्जी डेंसिटी है। तो न्यूमेरिकल वगैरह के लिए आपके पास ये आ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमने किया, ये एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, और आपको बता दिया व्हाट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ दिस एनर्जी, केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द सेल इज द सोर्स ऑफ दिस एनर्जी, और ओनली 50% ऑफ द एनर्जी सप्लाइड बाय सेल इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो ये इंपॉर्टेंट आपके पास टॉपिक था। सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल उसमें आपसे पूछेंगे a capacitor of capacity, a capacitor of capacity 2 microfarad charged to 200 volt, find energy stored between the plates of capacitor. Energy stored between the plates of capacitor. What is the source of this energy? What is energy supplied by source of EMF during charging? इस तरीके से आप न्यूमेरिकल को भी याद रखेंगे, कॉन्सेप्ट को भी याद रखेंगे। ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर क्या इसका सोर्स था। तो ए पार्ट का पहले आप करते हैं, दिया क्या है आपको, सी इज 2 माइक्रोफेराड 2 इंटू 10⁻⁶ फेराड, और कहाँ तक इसको चार्ज किया है, कितने पोटेंशियल डिफरेंस तक, 200 वोल्ट तक। तो एनर्जी का आपको फार्मूला आता ही है हाफ CV²। आप इसमें वैल्यू रख दें और कैलकुलेशन आप अपने आप करेंगे, सी और वी, हाफ CV², एनर्जी आ गई। व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस एनर्जी, केमिकल एनर्जी। व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस एनर्जी, केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द सेल इज द सोर्स ऑफ दिस एनर्जी। बी पार्ट ये तो आ जाता, केमिकल एनर्जी stored in the cell, in the source of EMF, या cell बोल लो, EMF is the source of this energy, of this energy. What is energy supplied by source of EMF during charging? तो अभी हमने किया था एनर्जी सप्लाइड by source of EMF is twice of the energy stored in the capacitor, और एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। जो ये आप कैलकुलेशन करके आंसर निकालेंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स ऑफ EMF आपके पास आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आप अलग अलग जो भी एग्जाम देंगे हर एग्जाम में आपके काम आएगा। एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। अब हम आ जाते हैं ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स।
ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। पहले सीरीज का कर लेते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग, सीरीज एंड पैरेलल। सीरीज combination, consider three capacitors of capacities C1, C2 and C3 in series connected across a source of EMF V। तीन कैपेसिटर आप ले लेते हैं C1, C2, C3, कैपेसिटी के C1, C2, C3, और ये आप जो है एक सोर्स के अक्रॉस लगा देते हैं, सोर्स ऑफ EMF V। Now you can see there is only one path for the flow of charge। एक ही पाथ से मिल रहा है चार्ज फ्लो करने का, करंट का फ्लो करने का एक ही पाथ है। एक इलेक्ट्रॉन इससे लेगा क्यों, डायरेक्टली यही कनेक्ट है, पॉजिटिव क्रिएट हो जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन देगा। यानी कि आपने जब भी चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर करने हैं या ग्रुपिंग करनी है, तो आपने जब आप बड़े न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, कॉम्बिनेशन है तो मैंने बड़ा सिंपल बनाया, थोड़े से कॉम्प्लेक्स फॉर्म के जब सर्किट सॉल्व करेंगे तो आपको एक बात याद रखनी है कि पॉजिटिव चार्ज से जितना प्लस क्यू चार्ज उतना ही नेगेटिव प्लेट से माइनस क्यू चार्ज दिखाओगे। प्लस क्यू माइनस क्यू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ओबे करेगा। तो आप जब आप ये देख रहे हैं, ये पॉजिटिव इसके नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को रिपेल कर देगा, नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर देगा। तो इस तरीके से जितना चार्ज एक प्लेट पे आ रहा है उतना ही दूसरे कैपेसिटर पे आ रहा है, उतना ही तीसरे। एक ही रास्ता है चार्ज के फ्लो करने का भाई। तो ड्यूरिंग इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज देयर इज ओनली वन पाथ for the flow of charge। So charge across each capacitor remains same। तो सीरीज में चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर रिमेन सेम। मान लिया 10 माइक्रोफेराड का है, ये 12 माइक्रोफेराड का है, ये 20 माइक्रोफेराड का है, तो चार्ज विल रिमेन सेम इन सीरीज इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपेसिटीज। उनकी कैपेसिटी की वैल्यू क्या दे रखी है उस पर डिपेंड नहीं करेगा, चार्ज इन सीरीज विल रिमेन सेम। और कोई कॉम्प्लेक्स जब सर्किट सॉल्व करोगे आप, तो उसमें भी दो कैपेसिटर को सीरीज में देखने का एक ही तरीका है कि दोनों का चार्ज सेम होना चाहिए। तो ये हम कॉम्प्लेक्स जब सर्किट सॉल्व करेंगे तो सीरीज है कि पैरेलल है, एक ही तरीका है कि चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर विल रिमेन सेम, चार्ज बिटवीन द टू कैपेसिटर रिमेन सेम टू बी कंसिडर्ड इन सीरीज। उन दोनों को सीरीज में तभी कंसिडर करेंगे जब चार्ज सेम है। देखो भाई, कैपेसिटी में C1, C2, C3 लेके चला था, कैपेसिटी नोन है, चार्ज आपको पता लग गया हर एक के क्रॉस सेम है। V अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है पूरे कॉम्बिनेशन के क्रॉस, तो C1 के क्रॉस कितना ड्रॉप होगा, पोटेंशियल ड्रॉप बोल लो या पोटेंशियल डिफरेंस बोलो, प्लेट्स के बीच में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, V चला था, V1 यहाँ पे हो जाएगा, V2 पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे हो जाएगा। दो प्लेट के बीच का डिफरेंस बोलो या पोटेंशियल ड्रॉप बोल लो, इस पे भी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। ये V3, V1 is the potential difference across the positive negative plate of C1, V2 is the potential difference across the positive negative plate of C2, V3 is the potential difference across positive negative plate of C3। मैं इनको पॉइंट दूं अगर A, B, तो आप V1 को क्या बोल सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स A एंड B है ये। अगर मैं ये पॉइंट दूं C, तो बेटे V2 क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स B एंड C।
और इसको मैं पॉइंट डी दे दूं तो V3 क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट सी एंड डी। तो आपको हर तरीके से पढ़ना आना चाहिए। क्रैम करते रहते हैं बच्चे, पता नहीं यही वोल्टेज है जो सोर्स ऑफ ईएमएफ है, वही एनर्जी इसके फॉर्म में मिलेगी, अलग अलग डिवाइड होगा। तो अब आपको चार्ज सेम है तो निकालना क्या है कि कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो V1 आपको डेफिनेशन से कैपेसिटेंस की पता है, चार्ज पता हो तो V1 आपके पास Q बाई C1 आ जाएगा, V2 आपके पास Q बाई C2 आ जाएगा, V3 आपके पास Q बाई C3 आ जाएगा। यहां पे क्या कंसेप्चुअल बन रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। तो 2 माइक्रोफेराड, 3 माइक्रोफेराड और 12 माइक्रोफेराड के अगर कैपेसिटर सीरीज में लगे हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप सबसे ज्यादा किसके अक्रॉस होगा, जिसकी कैपेसिटी सबसे कम, यानी कि 2 वाले के अक्रॉस सबसे ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप आना चाहिए। तो न्यूमेरिकल वगैरह में जब आप आंसर निकालो लास्ट में तो आप इस तरीके से भी अपने दिमाग में वेरीफाई कर सकते हो कि क्या मैंने ठीक निकाली कैलकुलेशन के गलत, कि जो सबसे कम कैपेसिटी होगी वो सबसे ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसके क्रॉस। पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटेंस। तो ये न्यूमेरिकल वगैरह करते वक्त ध्यान रखना है। तो पोटेंशियल ड्रॉप ईच कैपेसिटर का आपने निकाल लिया, तो जो ये नेट वोल्टेज है भाई वही तो डिवाइड हुई है ना V1 V2 V3 में, वही तो मिली है ना आपको, यही वोल्टेज तो मिली है सारी सर्किट में, यही तो सोर्स ऑफ ईएमएफ, सोर्स है पूरे सर्किट की एनर्जी का। तो ये आप नेट एक इक्वेशन कंप्लीट सर्किट की लिख दी। सो इफ CS be the equivalent कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट, इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है भाई, जो तीनों को मिला के अगर हम एक मान लें दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो उसको CS ले लिया तो देयरफॉर नेट वोल्टेज V, नेट चार्ज Q अपॉन नेट कैपेसिटी हम लिख लेंगे CS, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, नेट कैपेसिटी ऑफ द सर्किट। तो इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज Q by CS is, equation 1 can be written as Q by CS, Q by C1 plus Q by C2 plus Q by C3, आप ऐसे ले लेंगे, Q से Q कैंसिल हो गया, सो 1 by CS 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3, और CS को आप यूं लिख लो 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3, इनवर्स कर देंगे आप। सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज डिक्रीजेज, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज डिक्रीजेज, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज डिक्रीजेज, कम हो जाती है। जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीरीज में आई, जो सबसे कम वैल्यू का कैपेसिटेंस प्रेजेंट था ग्रुप में, वो उससे भी कम आनी चाहिए, कम आएगी, देखेंगे करके देखेंगे आप। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज is smaller than the smallest value of capacitance present in series combination। इसका मतलब ये है कि 1 माइक्रोफेराड, 5 माइक्रोफेराड, 10 माइक्रोफेराड कनेक्टेड इन सीरीज, तो जब आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे इट विल बी स्मॉलर देन 1 माइक्रोफेराड। तो कोई बच्चे कैलकुलेशन की मिस्टेक कर जाए न्यूमेरिकल में, तो लास्ट में जो भी आप आंसर निकालो सीरीज कॉम्बिनेशन का, तो आपका आंसर उस जो भी आपको वैल्यू दे रखी है, जो सबसे छोटी वैल्यू है उससे भी कम आना चाहिए। इस तरीके से आप अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं न्यूमेरिकल करते वक्त।
तो ये सीरीज का, ये तो मैंने बहुत सिंपल फॉर्म बनाई है। तो जब हम कॉम्प्लेक्स सर्किट सॉल्व करेंगे जिसमें बहुत सारे सीरीज पैरेलल लगा रखे होंगे, तो वहां पे सीरीज देखने का आपने क्या कंसेप्ट यूज करना है कि देयर शुड बी सेम चार्ज फ्लोइंग थ्रू दोज कैपेसिटर्स जिनको आप सीरीज में मानना चाह रहे हैं। जिन कैपेसिटर को आप सीरीज में कंसीडर कर रहे हैं उनके बीच में चार्ज सेम रहना चाहिए। एक न्यूमेरिकल करते हैं इस पे, तो आपका ये कंसेप्ट और स्ट्रांग हो जाएगा। सीरीज में कैपेसिटेंस कैसे घट जाती है। 10th में आपने रेजिस्टेंस पढ़ा था, ये जो फार्मूला पैरेलल के लिए आया था। और सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ता है, पैरेलल में घटता है। इसमें कैपेसिटेंस में उल्टा होता है, सीरीज में घटता है और पैरेलल में कैपेसिटेंस बढ़ता है। आगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम करेंगे। तो if there are 3 capacitors of capacities 1 microfarad, 6 microfarad and 12 microfarad connected in series across a source of EMF of 24 वोल्ट। ये आपने 1 माइक्रोफेराड, 2 माइक्रोफेराड, ये C1 1 माइक्रोफेराड ले लेते हैं आप, C2 6 माइक्रोफेराड और C3 12 माइक्रोफेराड, 24 वोल्ट। ट्वेंटी 24 वोल्ट का आप ये दिखा सकते हो सेल। ट्वेंटी 24 वोल्ट का मान लिया एक सेल आपने लगा रखा है। तो आपको क्या क्या निकालना है। फर्स्ट, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, एक पार्ट। सेकंड, फाइंड चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर, find potential difference across each capacitor, find potential at point सी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना आपको। और किसी भी अक्रॉस फाइंड एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस C3 की कितनी एनर्जी स्टोर है। एक में ही आपकी बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाएगी भाई। देखिए सीरीज जब आप बोल रहे हैं तो चार्ज सेम रहेगा। और फर्स्ट का आंसर आप निकाल लेंगे C1। कैसे निकाल लेंगे, 1/1 माइक्रोफेराड अपने आप 1/6 माइक्रोफेराड 1/12 माइक्रोफेराड। कैलकुलेशन आप अपने आप करेंगे, 10⁻⁶ ही लिख लेंगे, माइक्रोफेराड में ही आ जाएगा।
मान के चलता हूँ एलसीएम लेके आपको ये सॉल्व करना आता होगा। ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपके पास आ जाएगी सी इक्विवेलेंट। कैलकुलेशन आप अपने आप करेंगे, जानबूझ के मैं प्रैक्टिस के लिए आपको ले दे रहा हूँ ताकि आपको न्यूमेरिकल भी याद हो कर पाएँ आप कंसेप्ट। सी इक्विवेलेंट आप निकाल लोगे तो आपका आंसर 1 से भी कम आना चाहिए, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेट चार्ज जो निकालेंगे वो Q होगा और C इक्विवेलेंट इनटू नेट वोल्टेज होगा ये 24। तो जो भी आपका ये C इक्विवेलेंट से आंसर आएगा उसको आप यहाँ पे 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आपका आएगा वो उतना कूलाम चार्ज आ जाएगा। चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर, जब सीरीज में चार्ज एक ही है फ्लो करने का तो जो भी आपका ये जो नेट चार्ज आएगा दिस विल बिकम चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर। C1 के अक्रॉस भी यही रहेगा, C2 के अक्रॉस भी यही रहेगा और C3 के भी अक्रॉस यही रहेगा। C1 के अक्रॉस भी यही रहेगा, C2 के अक्रॉस भी यही रहेगा, C3 के अक्रॉस भी यही रहेगा। चार्ज सीरीज में सेम रहता है। अब क्या पूछा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, यानी कि V1 आपको निकालना है भाई, VA माइनस VB आपको निकालना है। तो जो भी आपने जो इसके अक्रॉस जो चार्ज है Q बाई C1 करके आप निकाल लेंगे। जो भी आपका ये Q आएगा उसको C1 1 माइक्रोफेराड से डिवाइड कर देंगे, उतना वोल्ट आपके पास आ जाएगा। V2 यानी कि VB माइनस VC। भाई मैं माइनस क्यों कर रहा हूँ, जनरली जो एंड पॉजिटिव से जुड़ा वो हायर पोटेंशियल है, जो नेगेटिव से जुड़ा हो ये 24 वोल्ट है। इसको पूरा कितना मिल रहा है इस पॉइंट को, 24 वोल्ट प्लस का। इसमें से वोल्ट V1 घटा देंगे ये वो B पे पहुंचेगा और फिर उसमें से घटा देंगे वो C पे पहुंचेगा और D पे कितना पहुंचेगा, 0 वोल्ट आ जाएगा यहाँ। ये 24 वोल्ट और ये इधर 0 वोल्ट। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पोटेंशियल की वैल्यू निकालने के लिए। तो VB माइनस VC करेंगे भाई तो ये आपके पास आ जाएगा Q बाई C2। कैलकुलेट आप अपने आप करेंगे, जो भी आपने ये C इक्विवेलेंट निकाला फिर आपने यहाँ पे Q निकाला, कैलकुलेशन का पार्ट आप करेंगे। और V3 VC माइनस VD कर लेंगे, वो Q बाई C3 वोल्ट हो जाएगा। और ये आपने निकाल लिया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच। तो देखिए VA पे तो पोटेंशियल 24 वोल्ट पूरा है, तो जो आप V1 निकालेंगे तो 24 में से वो घटा देंगे वो आ जाएगा VB, वो B पे पोटेंशियल आ जाएगा। जो आप B पे पोटेंशियल निकालेंगे फिर V2 आप यहाँ पे निकाल चुके हो तो उसको उस VB में से घटा देंगे, वो आपके पास VC है। आपको पोटेंशियल एट B निकालना है, VA तो पता ही है आपको। तो जो भी आपका Q बाई C1 होगा, देखिए तो VA तो आपको 24 वोल्ट पता ही है, देखो मैं प्रैक्टिस तुम्हारी करा देता हूँ। और ये Q बाई C1 होगा तो ये पहुंचेगा B पे। इस तरीके से आप पोटेंशियल एट पॉइंट B निकाल लेंगे VB। जो भी ये वैल्यू आएगी 24 बाई ये इसमें से घटा के Q बाई C1 से घटा के जो भी वैल्यू आएगी वो VB आप यहाँ रख देंगे, तो VB यहाँ पे रखेंगे और Q बाई C2 उसमें से घटा देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा VB की जो भी वैल्यू आप ऊपर से निकालेंगे VB माइनस Q बाई C2 जब आप कर देंगे, कैलकुलेशन का पार्ट आप अपने आप करेंगे तो आपकी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी होगी भाई, इसलिए जानबूझ के आप सही करवा रहा हूं मैं। तो VC इस तरीके से आप निकाल लेंगे। V3 आप पहले ही देखो ना, पहले आसान पार्ट तो आप पहले निकाल चुके V1 V2 V3, ये तो मैंने एडिशनल पार्ट जोड़ा पोटेंशियल एट पॉइंट P, यानी कि 24 वोल्ट यहां से चला
कुछ वोल्टेज यहाँ ड्रॉप हुआ, फिर बी पे पहुंचा, फिर कुछ वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हुआ, तो सारा का सारा फिर जो बचा हुआ है वो सारा C3 पे आ जाएगा। और इस तरीके से आपका जो V1 V2 V3 आएगा, मैंने आपको पहले बोला था कौन से के अक्रॉस सबसे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप आएगा, जो उसकी कैपेसिटी सबसे कम है। तो ये 24 वोल्ट में से मैक्सिमम वोल्टेज तो यही लेगा 1 वाला, फिर बचा हुआ ये, फिर उससे जो बच जाता है उसमें से ये लेगा। तो ये आप न्यूमेरिकल की जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट भी याद हो जाएंगे। और आजकल बच्चों में जो न्यूमेरिकल एबिलिटी बिल्कुल खत्म हो चुकी, कैलकुलेटर का मैक्सिमम यूज करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन पार्ट आप अपने आप करो। तो जो V3 आप निकाल चुके होगे यहाँ पे, तो मैंने लास्ट में आंसर पूछा फाइंड एनर्जी स्टोर्ड, तो हाफ CV² से आप इसकी एनर्जी निकाल लेंगे। तो एक ही न्यूमेरिकल में मैंने आपको बहुत सारा प्रैक्टिस कराने की कोशिश की कि कितने पार्ट कोई किस न्यूमेरिकल को कितने तरीके से आपसे पूछ सकता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।